जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। आज हम लेकर के आए हैं मॉडल पेपर रसायन विज्ञान। जी हाँ, आपकी परीक्षा फरवरी में स्टार्ट होने वाली है, तो उसी के लिए ये आपका जो मॉडल पेपर तैयार किया गया है, पहला नंबर 1 रसायन विज्ञान का ये मॉडल पेपर, तो ये आपके लिए पेश है। ये आपको अच्छे से अच्छे आपके बोर्ड परीक्षाओं में नंबर दिलाएगा। तो हमें आशा है कि आप लोगों ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो देखिए, ये है आपका मॉडल पेपर, आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, इसमें समय आपको दिया जाएगा 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश आपको दिया गया है कि 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया जाएगा। ये और देखिए, आपके पास में पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, देखिए आपको पहले से भी दिखा देते हैं क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में देखिए, ये आपको ऑब्जेक्टिव है, 5 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये देखिए का खा गा घा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन आपका ये अतुलनीय क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिनाल की तुलना, पैरा नाइट्रोफिनाल अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय क्यों होता है, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये तीसरा क्वेश्चन का खा गा में आप विभाजित होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये क्वेश्चन है आपके, तो ये क्वेश्चन और आंसर आपको दिखाया जा रहा है, तो आपको एक एक करके सॉल्व करवाया जा रहा है। देखिए, सॉल्व करें आप अपने पेन और कॉपी को साथ में लेकर के बैठे, ताकि आप अपने क्वेश्चन को भी सॉल्व करते रहें और जो भी आपको अच्छा लगे आप नोट भी करते रहें। तो आपको पहले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं बिना देरी किए हुए। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। लिखा, ऐसे विलयन जिनका द्रव एवं वाष्प अवस्था में संगठन समान होता है क्या कहलाते हैं, ये आपको बताने हैं। तो पहला ऑप्शन है वास्तविक विलयन, बी ऑप्शन है निलंबित विलयन, सी है आदर्श विलयन और डी है स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो कौन सही है आपका, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर है आपका ये डी सही है, स्थिर क्वाथी मिश्रण होगा, ठीक है। ये डी ऑप्शन सही है। और अगला क्वेश्चन है, वांट हाफ गुणक आई एवं वियोजन की मात्रा अल्फा में संबंध है, क्या है, ये आपको बताना है। तो ये है आपका ये सी ऑप्शन सही है। अगला देखें, ये अगला क्वेश्चन आ गया, ये ग खंड है आपका। C6H5OH गिव्स आउट प्रेजेंट्स ऑफ NaOH। तो ये बी और सी, तो अंतिम क्रिया के अंतिम उत्पाद सी यानी सी में क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सी बनेगा, ये बनेगा एस्पिरिन। क्या बनेगा, ये एस्पिरिन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ऑब्जेक्टिव में, निम्नलिखित में से एक विन्यास के लिए चुंबकीय आघूर्ण का मान 2.84 BM है। तो इसमें सही विकल्प आपको बताने हैं। तो सही विकल्प इसमें आपको छांट करके बताना है। तो इसमें सही है ये प्रबल लिगेंड क्षेत्र, ये आपका सही होता है। और अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एमीन नाइट्रस अम्ल के साथ क्रिया करके N2 मुक्त नहीं करती है, ये आपको बताने हैं। तो ये है आपकी मुक्त जो नहीं करती है, वो है ट्राइमेथिल एमीन, यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। और अगला है, एसिटिक अम्ल की क्रिया डाईएजोमेथेन से कराने पर बनने वाला यौगिक कौन सा है। तो वो है आपका एसिटिक एसिड की क्रिया जब डाईएजोमेथेन से कराएंगे तो बनेगा मेथिल एसीटेट, ठीक है। ये तो इस तरह से आपको इतने विकल्प 6 नंबर विकल्प में, तो ये आपका विकल्प सही हो जाएगा। अब आपको थ्योरी की तरफ ले चलते हैं।
देखिए ये दूसरा, ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 क्वेश्चन है फिनाल की तुलना। देखिए क्वेश्चन 2 का खा गा और घा, ये 4 में पूछा गया है। पहला है फिनाल की तुलना में पैरा नाइट्रोफिनाल अपेक्षाकृत अधिक अम्लीय क्यों है। दूसरा क्वेश्चन है हाइड्रॉक्सी बेंजोइक अम्ल से फिनाल बनाने की विधि लिखिए। तीसरा है सैडजेफ नियम का उदाहरण सहित समझाइए। और डाई एथिल फिनाल का अपेक्षित संरचना बनाइए। तो ये 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो देखिए ये है आपका पहला क्वेश्चन, ये पहले का उत्तर देखिए ये है। दूसरे का बेंजीन वलय में किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह बेंजीन वलय के किसी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह NO2 CN X CHO आदि की उपस्थिति में फिनॉक्साइड आयन के बेंजीन वलय पर ऋणावेश कम हो जाता है। फलस्वरूप फिनॉक्साइड आयन के अस्थायित्व में वृद्धि होती है और अम्लता बढ़ जाती है। जैसे ये नाइट्रोफिनाल की अम्लता फिनाल से अधिक होती है। इसकी अम्लता का क्रम इस प्रकार है, नाइट्रोफिनाल, फिर उसके बाद में ये P है तो पैरा नाइट्रोफिनाल, फिर उसके बाद में आर्थो, फिर मेटा और फिनाल। ठीक है। खा खंड देखिए अब आ गया आपका, ये खा खंड में है फिनॉलिक अम्लों को गर्म सोडा लाइम के साथ आसवन करने पर विकार्बोक्सिलीकरण क्रिया के फलस्वरूप सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। ये ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय एवं तृतीय अल्कोहल का अमीनो में निर्जलीकरण उबलते हुए तन सल्फ्यूरिक अम्ल 1:1 द्वारा सैडजेफ नियम के अनुसार होता है। इस नियम के अनुसार दो या अधिक बीटा हाइड्रोजन होने पर बीटा हाइड्रोजन का विस्थापन कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन परमाणु से होता है। ये देखिए ये सैडजेफ नियम है आपका। ठीक है। और खा क्वेश्चन है कि डाईएथिल फिनाल बताया गया था, उसकी संरचना बनाना है। तो ये है आपका ये 2,3 डाईएथिल फिनाल, ये आपका फिनाल समूह है और इसी को कहते हैं डाईएथिल ईथर फिनाल। ठीक है। ये तो 2 में आपके 4 क्वेश्चन थे क ख ग घ, वो आपके समाप्त हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन 3 में भी आपके क ख ग है, ये भी 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। तो पहला है निम्नलिखित अपक्रिया में संरचना ये कि बताइए ये अपक्रिया करके क्या बनाता है उत्पाद में। दूसरा क्वेश्चन है विलेन का अणु संख्यक गुणधर्म किसे कहते हैं। निम्नलिखित अपक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। ये ग खंड है, निम्नलिखित अपक्रिया के लिए समीकरण दीजिए। प्रोपेन व नाल का क्षारीय पोटेशियम परमानेंट के साथ ऑक्सीकरण। और घा है अपक्रिया का ताप 298 केल्विन से 308 केल्विन कर दिया जाता है तो इसका वेग स्थिरांक दोगुना हो जाता है। तो ये आपको बताना है। तो चलिए एक एक करके हल करते हैं। देखिए तीसरा का खंड यह है आपका ये। ठीक है। जब आपको अपक्रिया करा गया 2-नाइट्रो-4 मिथिल एनिलीन से, ये तो आपका बना ये। फिर उसके बाद में जो अंतिम उत्पाद आपका प्राप्त हुआ है ये 3-मिथिल नाइट्रोबेंजीन। तो इसको आपको लिख लेना होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। अगर आप लिखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है। क्वेश्चन को लिखते चलें। खा खंड है, जो खा खंड का था उसका आंसर है कि तन विलयनों के वे भौतिक गुण जो जलीय विलयन में उपस्थित कणों की संख्या और मात्रा पर निर्भर करते हैं लेकिन उनके आकार प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, क्या कहलाते हैं, अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। ये पूछा गया था। या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि विलयन के वह गुण जो विलयन में उपस्थित कुल कणों की संख्या तथा विलय के कणों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। ठीक है। चलिए ये भी ठीक है। और अब ग खंड आपका ये है, प्रोपेन व नाल से आपको बनाना था प्रोपेनोइक एसिड। देखिए ये इसका ऑक्सीकरण होगा प्रोपेनॉल और प्रोपेनॉल का ऑक्सीकरण होगा तो क्या बनेगा, प्रोपेनोइक एसिड है।
और अगला क्वेश्चन दिया गया था आपको, ये मान 298 से कितना कर दिया गया था, 308 केल्विन कर दिया गया था। तो इसमें आपसे K2 का मान पूछ रहा है। तो ये आपका log K2 बटे K1 इक्वल टू EA बटे 2.03 R अंडर ब्रैकेट T2 माइनस T1 अपान T1 T2 पर सूत्र पर लगेगा। ये आपने लगा करके आप इसका मान निकाल सकते हैं। ये देखिए, अब आ गया चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में भी आपको आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और सभी क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है कि 293 केल्विन से ये 313 केल्विन तक ताप परिवर्तन की अपक्रिया की दर 4 गुनी हो जाती है, तो अपक्रिया की सकरण ऊर्जा की परिकल्पना कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए, ये है वही है log K2 बटे K1 इक्वल टू EA बाई 2.303 R और ब्रैकेट के अंदर T2 माइनस T1। ये सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगा करके कैलकुलेशन करके और आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है खाखंड, ये धातु कार्बोनिल में आबंधन की प्रकृति की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन, तो देखिए ये आपका है दूसरा कोई आंसर। देखिए, धातु कार्बोनिल में के धातु कार्बन आयन में S तथा P दोनों के गुण पाए जाते हैं। देखिए, ये M सिंगल बॉन्ड C सिग्मा आबंध कार्बोनिल समूह के कार्बन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म को धातु के रिक्त कक्षक में दान करने से बनता है। ये चीज, ठीक है। क्लियर। और अगला है, लिखा हो गया ग खंड है आपका, ये निम्नलिखित अपक्रिया को पूरा कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित अपक्रिया को पूरा कीजिए। तो देखिए, ये निम्नलिखित अपक्रिया है। उपरोक्त अपक्रिया में फिनाल को एजो युग्मन अपक्रिया को प्रदर्शित करती है। बेंजीन डाइअमोनियम क्लोराइड फिनाल से इस प्रकार क्रिया करता है कि फिनाल को पैरा स्थित डाइअमोनियम लवण के साथ युग्मित होकर के पैरा हाइड्रोक्सी एजोनियम बनाता है। ये देखिए आपका, ठीक है। तो ये घ खंड हो गया। घ खंड में देखिए क्या पूछ रहा है, ये घ खंड है। उभयदंती नाभिक रागी क्या होती है, एक उदाहरण देकर के आपको समझाना है। तो देखिए, ये आंसर इसका ये है कि वह नाभिक रागी अभिकर्मक जो किसी इलेक्ट्रॉन न्यून केंद्र पर अपने दो भिन्न परमाणुओं के मध्य में आकर्षण या आक्रमण करने में सक्षम होते हैं या उसको तोड़ने में सक्षम होते हैं, उभयदंती नाभिक रागी कहलाते हैं। ये जैसे ये साइनाइड एक उभयदंती नाभिक रागी है। ये निम्न दो अनुनाद संरचनाओं को प्रदर्शित करता है। क्लियर। ये तो ये आपका संपूर्ण क ख ग घ समाप्त हो गया। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन के चारों क्वेश्चन आपके समाप्त हो गए और ये सब 3-3 नंबर के थे। अब आ गया 4 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, ये चार नंबर में 5वें नंबर पर 4-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सब 4 कितने के होते हैं, 4-4 नंबर के होते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, उपसय संयोजन यौगिकों के संरचनात्मक समावता की व्याख्या की उचित उदाहरण के साथ में कीजिए। तो देखिए, 5 का पहला ये आपका है कि संरचनात्मक समावता, इसको 4 समूह में बांटा गया। पहला है आयनन समावता, जलयोजन समावता, बंधी समावता और उपसय संयोजन समावता। ठीक है, तो आयनन समावता क्या है? आयनन समावता वह समावता
वह समझौता सहसंयोजक गोलक तथा आयन समूहों या आयनों के विनिमय के कारण होता है। ये जैसे ये अगला है जल योजन समझौता क्या होता है? वह उपसहसंयोजक संकुल में जल के अणुओं की संख्या में भिन्नता पर आधारित होता है। ये जैसे आपका ये तीसरा है बंधनी समझौता। इस प्रकार के समझौता उपसहसंयोजक यौगिक के उभयदंती लिगेंड जैसे साइनाइड है, नाइट्राइड है या NO2 है ना, के कारण उत्पन्न होती है जब दोनों परमाणुओं में से किसी एक के द्वारा धातु आयन से जुड़े होते हैं। और चौथा है उपसहसंयोजन उपसहसंयोजन समझौता। इस प्रकार की समझौता तब पाई जाती है जब धनायन और ऋणायन दोनों संकर होते हैं। क्लियर? तो ये आपका कौखंड हो गया। खा क्वेश्चन है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल के मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आपको मोल प्रभाज ज्ञात करने का ये देखिए जल का अणुभार आपको निकाल लेना है 16×2=18 और जल में मोलों की संख्या N1 ये बराबर होगा B1/M1 बराबर 36/18 बराबर कितना रहेगा 2। तो ये क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल में अणुभार एथिल अल्कोहल का अणुभार कितना है आपका 46 है और एथिल अल्कोहल में मोलों की संख्या निकाल लेंगे 1। तो जल का मोल प्रभाज क्या होगा N1/N2 दोनों का मान रख देंगे कितना आएगा 0.67। ठीक है, और एथिल अल्कोहल का निकाल देंगे तो एथिल अल्कोहल का निकालेंगे तो कितना आएगा 0.03। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब कौन सा क्वेश्चन आ गया गा न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर है ये आपको बताने हैं। तो ये देखिए ये है अंतर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में अंतर। वह क्षारक जो शर्करा का संयोजन होता है और न्यूक्लियोटाइड में वह न्यूक्लियोसाइड जो फास्फोरिक अम्ल का संयोजन होता है। अब एक से उदाहरण देख लीजिए। ये इसमें एडेनोसिन किससे बनती है? एडेनोसाइन बनती है एडेनिन और राइबोस से और इसमें एडिनाइलिक अम्ल बनता है एडेनोसाइनिन और फास्फोरिक एसिड से। ग्वानोसाइन ग्वानिन और राइबोस से। और तीसरा है आपका साइटिडीन साइटोसिन और राइबोस से। और ये चौथा है आपका डीऑक्सीथाइमिडीन थाइमिन और डीऑक्सी से। ऐसे इसी प्रकार से भी इसमें भी यूरिडाइलिक एसिड यूरिडीन और फास्फोरिक एसिड से बनता है और इसकी संरचना आपकी ये है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी संरचना हो गई। अब घा खंड है आपका, देखिए ये का खा गा हो गया न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब ये वर्नर की अपक्रियाओं के आधार पर उपसहसंयोजन वर्नर की अवधारणाओं के आधार पर उपसहसंयोजन यौगिक के आबंध को समझाइए। ठीक है, अब ये आपको बताना है। तो ये है आपका वर्नर का सिद्धांत की अवधारणा क्या है, पहला देखें। वर्नर की धारणा है कि उपसंयोजन यौगिक में धातुएं दो प्रकार की संयोजकता प्रदर्शित करती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की संयोजकता। पहला है प्राथमिक संयोजकता और दूसरा है सेकेंडरी यानी द्वितीयक संयोजकता। दूसरा पॉइंट है कि प्राथमिक संयोजकताएं समान रूप से अनायनीय होती हैं तथा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। और तीसरा पॉइंट है कि द्वितीयक संयोजकताएं अनआयनीय होती हैं, ये उदासीन अणुओं अथवा ऋणात्मक आयनों द्वारा संतुष्ट होती हैं। द्वितीयक संयोजकता उपसंयोजन संख्या के बराबर होती है तथा इसका मान
किसी भी धातु के लिए सामान्यतः निश्चित होता है। और चौथा पॉइंट है इसका कि धातु से द्वितीयक संयोजकता से आबंधित आयन समूह विभिन्न उप संयोजन संख्या के अनुरूप द्वितीयक स्थान का विशिष्ट रूप से व्यवस्थित होता है। इससे आपका ये है, ठीक है। तो ये आपका अब संपूर्ण समाप्त हुआ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आ गया छठा नंबर, और छठा क्वेश्चन में ये आपको एक 5 नंबर का खागा दिया गया है। तो का आप में 2 क्वेश्चन हैं। देखिए ध्यान रखना है आपको, जो आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें एक आपका अथवा अगर लगा है तो एक ही क्वेश्चन करना है, चाहे पहले को करें चाहे दूसरे को, उसमें आपका अंक समान होता है, ठीक है। तो ये अगर आप दोनों क्वेश्चन करते हैं तो दोनों का आंसर आपको यानी नंबर नहीं मिलेगा, नंबर तो एक का ही मिलेगा। तो आपको आपका समय भी नुकसान होगा, आप नाजायज़ मेहनत भी करेंगे। तो एक ही क्वेश्चन करना होगा अगर अथवा लगा है तो 6 में लिखा है कि एक रासायनिक परिवर्तन में सभी ऊर्जायुक्त प्रभावी संघट्ट परिणामी नहीं देते। एक उदाहरण सहित समझाइए। या आपसे पूछा जा रहा है, या क्या है कि एक द्रव X का अणुसूत्र C12O2 है। अम्ल की उपस्थिति में जल द्वारा जल अपघटनी क्रिया अपघटित करने पर कार्बोक्सिलिक अम्ल Y और एक एल्कोहल Z देता है। तो Z क्रोमिक अम्ल द्वारा ऑक्सीकृत करने पर Y देता है। तो आपको पहचान करना है XYZ पहचानिए और उसकी संरचना भी दीजिए। तो इस तरह से खा क्वेश्चन कह रहा है कि पहला और दूसरे में निम्नलिखित परिवर्तन में ये को पहचानिए, यह यहाँ पर कौन सा उत्प्रेरक है। और दूसरे में दे रहा है कि निम्नलिखित में विभेद उत्पन्न कीजिए फार्मिक अम्ल और एस्टिक अम्ल में। और या करके क्वेश्चन है कि एनिलीन का नाइट्रीकरण कैसे किया जाता है, केवल अपक्रिया का समीकरण दीजिए। तो 6 में आपको इस तरह से पूछा गया है क्वेश्चन। तो 6 का यह रहा आपका यह पहला क्वेश्चन। ये रासायनिक परिवर्तन में केवल प्रभावी संघट्ट उत्पादों के बनने के लिए उत्तरदायी होता है। इसका तात्पर्य है कि वह संघट्ट जिनमें अणुओं की पर्याप्त गतिज ऊर्जा तथा सही अभिविन्यास होता है रासायनिक परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होता है, क्योंकि इससे अपक्रिया स्पीसीज के बंधों के टूटने तथा उत्पादों के नए विचरण से उत्पादों का बनना सुसाध्य हो जाता है। जैसे कैसे मेथनॉल को ब्रोमोएथेन के विरचन अपक्रिया से अभिविन्यास पर निर्भर करती है। अपक्रियाओं के अणुओं का उपयुक्त अभिविन्यास बंध निर्माण कर उत्पाद निर्मित करता है, और अनुपयुक्त अभिविन्यास होने पर वे केवल दोबारा अलग हो जाते हैं और उत्पाद नहीं बनते हैं। ये आपकी संपूर्ण अपक्रिया है। इस अपक्रिया को आपको करना होगा और 5 नंबर आपको ले लेना होगा, ठीक है। प्रभावी संघट्ट के स्पष्टीकरण के लिए एक अन्य कारक भी, जिसे प्रायिकता अथवा त्रिविम कारक कहते हैं, को प्रस्तावित करते हैं ये, ठीक है। और अथवा में आपको दिया गया है ये चीज़, जो अथवा था वो ये है, आपको दिया गया है। एक यौगिक दिया गया था C12O2। तो यहाँ पर जो ये पूछ रहा था वो क्या है, ये पूछ रहा था कि ये क्या है यहाँ पर, ये तो ये है आपका H2O या हाइड्रोजन है। ये आपका Y है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये आपका अल्कोहल है, ठीक है। तो इस तरह से आपको जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे आपको आंसर देना होगा। द्वितीयक अपक्रिया से यह स्पष्ट है कि Y व Z में कार्बन परमाणु की संख्या समान है, अतः Z एक प्राथमिक अल्कोहल है, क्योंकि प्राथमिक अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण करने पर कार्बन परमाणुओं की समान संख्या वाला कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। जैसा हम जानते हैं कि एस्टर के जल अपघटन के फलस्वरूप कार्बोक्सिलिक अम्ल तथा अल्कोहल प्राप्त होते हैं, अतः X एक एस्टर है तथा होने वाली अपक्रियाएं निम्न प्रकार से हैं, ठीक है। तो ये हो गया
ये आपका अभिक्रिया हो गया। खा खंड कह रहा है, ये है आपका CH3CnH2O COOH, ये H2O है और वो CHCl। यहाँ पर एक चीज़ कह रहा है कि फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल में विभेद कैसे है, क्या करेंगे, विभेद करने की प्रक्रिया भी आपको बताया गया था। तो देखिए विभेद परीक्षण में क्या है, परीक्षण में अम्ल के उदासीन विलयन में फैलिंग विलयन डाल करके गर्म करने पर फार्मिक अम्ल क्या होता है कि ऊपरस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप देता है, लेकिन ये तो लाल अवक्षेप देता है, लेकिन एसिटिक एसिड में कोई अपक्रिया नहीं होती है। अनदर है अम्ल में उदासीन विलयन में अमोनिया में सिल्वर नाइट्रेट विलयन डाल करके गर्म करने पर क्या करता है, सिल्वर दर्पण का या सिल्वर का काला अवक्षेप बनता है, लेकिन एसिटिक अम्ल में कोई अपक्रिया नहीं होती है। तो फिर तीसरा पॉइंट देखें कि अम्ल के विलयन में मर्क्यूरी क्लोराइड विलयन डालने पर ये मर्क्यूरस क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप बनता है और बाद में स्लेटी रंग के अवक्षेप में अपचयित होता है, लेकिन एसिटिक अम्ल में कोई अपक्रिया नहीं करता है। अगला इसमें सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल से अपक्रिया करेंगे तो फार्मिक अम्ल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है जो प्रज्वलित होती है और नीली ज्वाला के साथ जलती है, लेकिन इनमें कोई अवक्षेप नहीं होता। और उदासीन FeCl3 में ये अपक्रिया नहीं करता, लेकिन फार्मिक अम्ल कोई अपक्रिया नहीं करता, लेकिन एसिटिक अम्ल अपक्रिया करता है, रुधिर जैसा लाल हो जाता है। तो और अर्थवा क्वेश्चन जो करके दिया गया था आपको, नाइट्रीकरण क्या है, तो ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका नाइट्रीकरण। देखिए नाइट्रीकरण क्या होता है, एनिलीन के नाइट्रीकरण करने के लिए सर्वप्रथम एसिटिक क्लोराइड से क्रिया द्वारा NH2 समूह को संरक्षित करते हैं। प्राप्त स्थिरीकरण अमीन की क्रिया सांद्र HNO3 और H2SO4 के मिश्रण से की जाती है। अंत में जल अपघटन द्वारा पैरा नाइट्रो एनिलीन तथा आर्थो नाइट्रो एनिलीन का मिश्रण प्राप्त होता है। ये देखिए ये रिएक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपका एनिलीन है, ये एनिलीन जब अपक्रिया करेगा तो एसिटेनिलाइड बनता है, और फिर ये सांद्र HNO3 और H2SO4 से अपक्रिया करेगा तो क्या बनता है, पैरा नाइट्रो एसिटेनिलाइड। ठीक है, ये अपक्रिया बनेगा और आर्थोनाइट्रो एसिटेनिलाइड यानी गौण उत्पाद में बढ़ जाता है, मैंने बन जाता है। फिर ये अपक्रिया करेगा ये ठीक है। तो इस तरह से ये आप अपनी अपक्रिया को करता रहता है और नाइट्रीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ बनानी होगी क्योंकि परीक्षा अब आपकी नज़दीक आने वाली है और आपके पास समय अब बहुत कम बचा हुआ है। तो आप पेपर को अनुसार को सॉल्व करते रहें, क्वेश्चन पर अपनी पकड़ बनाते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अब याद करें और लिख कर के याद करें। जो भी क्वेश्चन आपको याद हो जाए उसको लिखो, और जहाँ पर आप छोड़ रहे हैं, कहाँ पर हमारी चीज़ मिस हो रही है, उसको आप पुनः देखें। और कहने का मतलब ये है कि अब आप अपनी जो तैयारी है ज़ोर शोर से करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है। तो समय को देखते हुए आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस के साथ में चलें, क्योंकि जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपको कोई अच्छा रिजल्ट आने वाला नहीं है। क्योंकि पास होना कोई नहीं, जब तक आप अच्छे रिजल्ट के साथ नहीं पास होते हैं तब तक आप में एक सही नहीं होगा, क्योंकि पास होना और अच्छे से पास होने में अंतर होता है। तो आप खूब मेहनत जितना करते हैं उतना नंबर नहीं आएगा तो दिक्कत होगी। तो इसलिए खूब मेहनत करें, और लिखने का टाइटल भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि कुछ बच्चे जब क्वेश्चन करना शुरू करते हैं तो पहले समय ज़ाया कर देते हैं। देखिए कम
नंबर वाले पर आपको कम समय देना होगा, यानी ज़्यादा नंबर नहीं देना, समय नहीं देना होगा। जो ये अतृगोत्रीय क्वेश्चन है, लघुत्रीय क्वेश्चन, अतृगोत्रीय है कुछ उससे बड़े 1 नंबर के हैं, 2 नंबर के हैं, उनको आपको आसानी से कम समय में निपटा देना होगा। क्योंकि अगर आप उधर ज़्यादा समय लेते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके छूट जाते हैं, तो आपको कुछ नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये हम अपना ये आज का वीडियो बंद करते हैं। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।